स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में प्रश्न नंबर 30 तक पढ़ा था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र के इस सीरीज में। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं उनका हेल्प कर देंगे, जो फ्री कोर्स बैच नहीं ले पा रहे हैं उनके क्या करिए, हमारे चैनल शेयर कर दीजिए, उनका छोटा सा आप हेल्प कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो आप किए रहेंगे तभी आपके पास अगले क्लास का नोटिफिकेशन जाएगा। प्रश्न नंबर 31, परमाणु संख्या क्या है? ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? तो देखिए, जेड बराबर पी बराबर ई, यही क्या है? परमाणु संख्या। यही क्या है? परमाणु संख्या। तो देखिए क्या दिया है, वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। कैसे? देखिए, तो परमाणु संख्या देखिए क्या है, पी मतलब प्रोटॉन, तो वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में, तो नाभिक में क्या प्रोटॉन हो, तो जेड बराबर पी बराबर ई, इसीलिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि परमाणु संख्या क्या होती है, किसी नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या, तो यही प्रोटॉनों की संख्या, इसी फार्मूला से आप परिभाषा बना लेंगे। किसी में बोलते हैं मतलब परमाणु में, नाभिक में जो किसी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। देखिए ये वह संख्या, ये प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी तुल्य होती है। देखिए, इसे प्रोटॉन संख्या भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन संख्या भी कहा जाता है। तो यही फार्मूला है, परमाणु संख्या बराबर जेड बराबर पी बराबर ई। याद रखेंगे, बना करके लिख देंगे कि परमाणु संख्या वह मूलभूत संख्या होती है जो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, उसे हम परमाणु संख्या कहते हैं उस तत्व का। और इसमें जो उस प्रोटॉन, और इसे क्या कहेंगे? प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, परमाणु भार किसे कहते हैं, इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो परमाणु भार देखिए, तो क्या देखिए, परमाणु भार ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को योग को क्या कहते हैं? परमाणु भार। तो याद रखेंगे, परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहेंगे? परमाणु भार कहेंगे। अब इसका देखिए हम डायग्रामेटिकल अप्रोच देखते हैं। मान लीजिए ये आपका परमाणु मुख्यतः क्या होता है? गोलाकार होता है, और बीच में इसका नाभिक होता है, जिसमें क्या होता है? आपका प्रोटॉन होता है, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। ठीक है, तो किसी परमाणु भार क्या जाएगा? तो ये क्या, मान लीजिए हमारा कोई परमाणु है, किसी तत्व का परमाणु दिए हैं, तो परमाणु भार इसे ज्ञात करने का सूत्र बताओ। तो आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए, इसमें नाभिक में क्या है, ये पूरे परमाणु का भार, ये अकेले नाभिक कहलाता है सबसे ज्यादा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु भार एक कहते हैं। तो परमाणु भार ये जो परिभाषा दिया गया है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, मतलब ये एक मानक मानक संस्था होती है जो परिभाषाएं लिखती है। तो परमाणु भार, तो तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार, तो परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा? तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार बटे कार्बन 12 का परमाणु भार। कार्बन 12 का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12 होगा, और बटे 12, यानी कि क्या हो जाएगा? तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार कितना होता है? मान लीजिए कोई तत्व ले लिए हैं, मान लीजिए सोडियम ले लिए हैं, ठीक है, मान लीजिए सोडियम ले लीजिए, चाहे सोडियम मैग्नीशियम, चाहे हाइड्रोजन हीलियम ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, बेरिलियम, कुछ भी ले लीजिए, चाहे कार्बन ही ले लीजिए, 6 कार्बन। ठीक है, तो तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार, तो छः छः इसका क्या औसत भार कार्बन का कितना होता है? 12। 12 बटे कार्बन 12 का परमाणु भार लिख लेंगे, कार्बन 12 का परमाणु भार अब बटे 12 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? आपका परमाणु भार निकल जाएगा। ये आपका मानक स्टैंडर्ड परिभाषा है। उस तरह आप लिख सकते हैं कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु भार कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या, जैसे 1H1 1H2 में परमाणु द्रव्यमान, तो द्रव्यमान संख्या देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 2, यही क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा इसका, यही द्रव्यमान संख्या हो जाएगा।
तो देखिए परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक है। ठीक है, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है? परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक यह कार्बन 12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66033 गुणे 10 पर 27 किलोग्राम के तुल्य है। ये आपका क्या है? ये वैज्ञानिक परिभाषा है। इसको कहेंगे साइंटिफिक डेफिनेशन कहते हैं इसको। साइंटिफिक डेफिनेशन है ये, आपको याद करना पड़ेगा। ये बनाया गया है, मानक है, ये मानक माना गया है। हम और आप नहीं बनाए इसे, वैज्ञानिकों द्वारा मानक बना करके परिभाषा दिया गया है। परमाणुओं के द्रव्यमान को, ठीक है, परमाणुओं के द्रव्यमान को बतलाने वाला एकक कार्बन 12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.66023 गुणे 10 पर 27 किलोग्राम के तुल्य है। ये क्या होता है? अवगाद्रो नंबर होता है। प्रश्न नंबर 34 देखिए, संयोजकता किसे कहते हैं? यानी कि संयोजन करने की क्षमता ही क्या है? संयोजकता है। तो किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश, जैसे मान लीजिए हम ले लिए बाह्यतम कोश 2 8 6, ठीक है, तो मान लीजिए इसके सबसे ये क्या है? मोस्ट आउटर सेल है। इसको क्या कहेंगे? मोस्ट आउटर सेल ऑफ एलिमेंट, मोस्ट आउटर सेल ऑफ एलिमेंट। देखिए तो ये 6 है ना, तो अभी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट मतलब अष्टक, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अष्टक नहीं मतलब यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, पी में 8, डी में लगभग 18, 10, डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो मान लीजिए, तो इसी प्रकार किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। यही क्या हो जाएगी? संयोजकता हो जाएगी। जैसे 8 2 10 और 1 11, ये क्या एक क्या हो जाएगी? यही संयोजकता हो जाएगी। यानी कि ये एक एक ही आने वाले परमाणु से क्या कर सकता है? जुड़ सकता है। जैसे मान लीजिए सोडियम ले लीजिए 11, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो 2 8 1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए। तो जो ये सोडियम है इसकी संयोजन करने की क्षमता एक ही है, यानी कि ये एक बार में एक ही बार किसी अन्य तत्व से जुड़ेगा। इसका मतलब यही है। प्रश्न नंबर 35, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं। एक्यू मतलब एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि जलीय विलयन। एक्यू मतलब क्या जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जैसा प्रश्न कहा वैसा लिख लेंगे हम लोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? Na सोडियम OH माने हाइड्रोक्साइड। तो NaOH क्या है? जली विलयन है। NaOH का जली विलयन, HCl का भी जली विलयन। अब इसका देखिए, ये क्या है? आपका बेस है, यानी कि क्षार है, और ये क्या है? एसिड है, यानी कि अम्ल है। तो अम्ल और क्षार के मिलाने से क्या बनता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यानी कि क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, तो उदासीन बन जाता है। तो Na पॉजिटिव और Cl माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा। देखिए रिएक्शन बहुत ईजी होता है, बस प्लस माइनस में तोड़ना आना चाहिए। NaOH में क्या है? Na पॉजिटिव है, OH माइनस है, प्लस HCl में H प्लस है, Cl माइनस है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये Na प्लस क्या होगा? Cl माइनस के साथ जुड़ेगा, तो NaCl हो जाएगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि प्लस माइनस अपोजिट है, तो अपोजिट में अट्रैक्शन होता है। OH माइनस और H प्लस, तो क्या हो जाएगा? H2O। तो देखिए क्या बना है? साल्ट बना है। NaCl क्या है? साल्ट है, यानी कि लवण है। H2O क्या है? जल है। तो NaCl क्या? साल्ट बना। ये भी क्या है? जब ये जल में घोलेंगे तो जल वाला ही तो साल्ट बनेगा, तो एक्वस सोडियम क्लोराइड और जल बन जाता है। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36। अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप स्पीड को 1.5 या 1.3 पे या 2.0 की स्पीड पे करके देख सकते हैं जल्दी जल्दी से। प्रश्न नंबर 36, तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, तो माचिस की तीली का जलना क्या है? तीव्र परिवर्तन है। रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना तथा फटना, ये सब क्या हो जाएगा? तीव्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37, वाष्पन किसे कहते हैं? तो जब पृथ्वी से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया वाष्पन कहलाती है, यानी कि इवेपोरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे आप केतली को पानी गर्म गर्म करके रखते हैं, केतली में पानी गर्म करके आप रखते हैं तो क्या होता है? केतली का जो ये होता है, कुछ टाइम बाद जब गर्म करते हैं तो पानी क्या होता है? भाप बन के उड़ जाता है। यही वाष्पन कहलाती है। प्रश्न नंबर 38, चाल किसे कहते हैं? इसका मात्रक भी लिखिए। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय।
तो दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को मापते हैं सेकंड में, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टे समय। दूरी को मापते हैं मीटर में, समय को मापते हैं सेकंड में। तो अब इसका परिभाषा कैसे निकालेंगे, एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39, फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है अथवा फसल चक्र किसे कहते हैं। तो देखिए इसका उत्तर फसल चक्रण। फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन, किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट न होने पाए, फसल चक्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं के बाद क्या बोया जाता है, धान बोया जाता है। उसी खेत में मान लीजिए कोई बो देता है, ज्वार बो देता है, कोई क्या मतलब बाजरा, कोई गन्ना। तो क्या होगा, बदल बदल के फसल बोएंगे तो क्या होगा, जो जमीन की मिट्टी की क्या, जो अनाज पैदा करने की क्षमता है वो कम नहीं होगी, उसी को उर्वरा शक्ति कहते हैं, उसी को फसल चक्रण कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियत समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम न होने पाए और उपज भी अच्छी मिले, इस प्रकार का अदला बदली को फसल चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है, ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है। ईंधन क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। जब देखते होंगे आप ट्रक पे जो जाता है एलपीजी वाला या प्राकृतिक गैस वाला, आप देखते होंगे रोड पे चलते होंगे तो जो ट्रक जाता है बड़ा वाला, उसमें गोल साइड रहता है, उसमें भरा रहता है पेट्रोल वगैरह, भरा रहता है डीजल वगैरह। तो उसमें लिखा रहा कि अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ, कृपया इससे दूरी बना कर रखें। तो ये क्या है, ज्वलनशील है, मतलब थोड़े सी आग में बहुत तेज बम के जैसा फट सकता है। तो जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। ठीक है, इसकी निम्न तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे ठोस ईंधन, ठोस ईंधन में कोयला आ जाएगा आपका। द्रव ईंधन में क्या आ जाएगा आपका, पेट्रोलियम आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, केरोसिन ऑयल आ जाएगा, तो ये आपका द्रव ईंधन हो जाएगा। गैसी ईंधन में क्या आ जाएगा आपका, एलपीजी सिलेंडर आ जाएगा, नेचुरल गैस आ जाएगा, और आपका ब्यूटेन आ जाएगा, प्रोपेन आ जाएगा। ये सब गैसी ईंधन हो जाएंगे। नाइट्रोजन, तो ये सब आपका गैसीय ईंधन। तो ईंधन ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को दर्शाने हेतु केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या, पेड़ पौधे अपनी पत्तियों के माध्यम से जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, इस पत्तियों में ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसी को कहते हैं एचम्यू। यहाँ पे एचम्यू नहीं लिखा है तो यहाँ पे एचम्यू लिख देते हैं। देखिए 6CO2, वायुमंडल से पेड़ पौधे क्या करते हैं, 6 ठो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, मॉलिक्यूल ग्रहण करते हैं अपने अंदर, और जल के साथ रिएक्शन करते हैं अपने ही अंदर। जल कहाँ से लेते हैं, जमीन से जल ले लेते हैं, और वायुमंडल से CO2 ले लेते हैं, और क्या करते हैं, बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6। इसी को कहेंगे ग्लूकोज या पौधों का भोजन। इसी को क्या कहेंगे, ग्लूकोज या पौधों का भोजन। ये क्या है, पौधों का भोजन है। और 6H2O+ और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं, जिससे हम और आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं। इसी को हम लोग कह देंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण, रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या है, जांघ की अस्थि का नाम लिखिए। तो जांघ की अस्थि का नाम फीमर है। आपको पता है ये प्रश्न, एग्जाम्पल। प्रश्न नंबर 43, 4 सोडियम प्लस O2 गिब्स, मतलब रिएक्शन करके समीकरण को पूरा करना है। तो सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो देखिए ऑक्सीजन पे दो दो क्या है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस है और सोडियम पे क्या है, 1 प्लस है। तो इसका जो 1 प्लस संयोजकत्व ये ऑक्सीजनवा के नीचे चला जाएगा। ऑक्सीजनवा जैसे पहले क्या करिए, ऑक्सीजनवा ले लीजिए, ऑक्सीजनवा नीचे एक ठो कर दीजिए, और इसका जो 2 संयोजकत्व है इस सोडियम को नीचे ला दीजिए, तो Na2O बन जाएगा। और उसके बाद बैलेंस कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे 2 ठो सोडियम है, तो इधर क्या है, 4 है। तो इसके 2 से 2 गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा, 2 × 2 4 सोडियम, यहाँ पे भी 4 सोडियम, और यहाँ पे देखिए O2 2 है, तो यहाँ पे भी देखिए 1 O, और ये 2 से गुणा कर देंगे तो 2 O2 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण बैलेंस हो गया।
इसी को बैलेंस करना कहते हैं समीकरणों को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 देखिए। प्रश्न नंबर 44 क्या है? किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। मैंने अभी को आपको बताया है कि परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जहाँ पे परमाणु भार बराबर A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु भार कहते हैं। तो अब आप लिख लीजिए, वही लिखेगा। तो देखिए, ये मान लीजिए कोई यक्स क्या है, कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, जिसमें परमाणु क्रमांक कहाँ पे लिखेंगे? नीचे लिखते हैं तो परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो जेड को नीचे लिख देंगे, और परमाणु भार को ए से, तो इसको ऊपर लिख देंगे, तो जेड एक्स ए हो जाएगा। ये एक्स क्या है? हम माने हैं, माना है ये हमारा, हम माने हैं कि एक्स क्या है, कोई तत्व है। तो एक्स ए जेड, वही बात हुआ, जेड हो गया, यहाँ पे ए हो गया। ए बराबर क्या? परमाणु द्रव्यमान, इसको क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। और जेड क्या है? परमाणु संख्या। ये क्या है? जेड क्या है? परमाणु संख्या है, ठीक है ना। और यक्स क्या है? कोई एलिमेंट है, कोई तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, प्रोटॉन, जेनान, रेडान, यूरेनियम, थोरियम, कुछ भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45 देखिए। प्रश्न नंबर 45 क्या है? टीकाकरण क्या है? लिखिए टीकाकरण की परिभाषा। तो चलिए, टीकाकरण उपयुक्त समय पर रोगजनक, ठीक है, अच्छे टाइम पे, जैसे आपका बचपन में क्या लगता है? पोलियो का टीका लगता है, खसरा, चेचक। तो रोगजनक यानी कि रोग को उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारने के लिए कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, हमारे इम्यूनिटी का विकास हो जाता है। जैसे बहुत से पहले लोग क्या होते थे? लूले लंगड़ा पैदा होते थे, इसीलिए उनको क्या, हमारे देश में क्या पोलियो अभियान चलाया गया, चेचक अभियान चलाया गया, खसरा अभियान चलाया गया, ठीक है। तो ये इसीलिए टीकाकरण किया जाता है, ताकि लोगों को अंदर क्या हो, उस रोग को लड़ने के लिए मजबूती मिल जाए। उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। इस विधि से पहले ही, रोग फैलने से पहले आपके अंदर ही क्या कर दिया जाता है? सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान चला करके टीका लगवा दिए जाते हैं। तो बच्चों को बीसीजी, ठीक है, बीसीजी, बीसीजी का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर। तो बीसीजी का टीका कब लगता है? पहली बार लग जाता है जब जन्म लेते हैं आपको, जन्म लेने के 9 महीने के अंदर क्या होते हैं, आपको बीसीजी का टीका लग जाता है। तथा दूसरी बार 5 वर्ष बाद लगवानी चाहिए, यानी कि जब आप पैदा होंगे तो 9 महीने के अंदर आपको बीसीजी का टीका लगा होगा, और उसके बाद दूसरा टीका कब लगा होगा? जब आप 5 वर्ष के रहे होंगे तब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 क्या है? अति लघु उत्तरीय 1 नंबर का आता है, तो आप 1 नंबर के हिसाब से ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं बड़ा बड़ा लिखना है, एकदम एग्जैक्ट लिखना है, एकदम फैक्ट टू फैक्ट लिखना है। प्रश्न नंबर 46, सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? लिखिए। तो बताइए सरल मशीन कितने प्रकार की होती है? तो सरल मशीन 5 प्रकार की होती है। पहला, सरल मशीन मतलब जो हमारे कार्य को आसान कर दें। पहला उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा झुका तल, तीसरा क्या जाएगा? झुका तल, चौथा घिरनी, पांचवा पहिया और धुरी। तो सरल मशीन 5 प्रकार की होगी: उत्तोलक, पेंच, झुका तल, घिरनी, पहिया और धुरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 47, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। तो बुध ग्रह क्या है? सबसे नजदीक है सूर्य के। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 क्या है? मानव की खोपड़ी में उपस्थित हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव की खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डी। नेक्स्ट प्रश्न 49 देखिए, कीटों में वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो कीटों में वर्ज्य पदार्थ यानी कि मल मूत्र का त्याग किसके द्वारा, किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो मैलपीगियन या निसर्ग नलिकाएं ही मुख्य उत्सर्जन इंद्रियां हैं, किसमें? कीटों में। तो कीटों में उत्सर्जी अंग क्या हो, कौन होते हैं? मैलपीगियन होते हैं। क्या होते हैं? मैलपीगियन या निसर्ग नलिकाएं, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 50, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं? चिमटा और चाकू। तो से तृतीय, और उसके बाद चिमटा और चाकू।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 51, सिरके का रासायनिक सूत्र यानी कि एसिटिक एसिड का पूछ रहा है। एसिटिक एसिड को ही क्या कहते हैं? अलग सामान्य नाम, साधारण नाम क्या है? सिरका है। तो CH3COOH ये क्या है आपका? एसिटिक अम्ल, ये रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। तो सिरके का रासायनिक सूत्र क्या देगा? एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। बस आप एक हेल्प ये करेंगे कि हमारे चैनल को बस सेकंड सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर वाले जो है उन्हें बस एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि वो यहाँ पे उनको फ्री कंटेंट मिल जाए। यही आप इतना सहायता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।